नाउ इलास्टिक लिमिट। शियर स्ट्रेस, एक स्ट्रेस और पड़ी थी, कौन सी? शियर स्ट्रेस आएगी तो कौन सी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी? शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट किसे कहते हैं? वो मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द बॉडी जिस स्ट्रेस तक बॉडी का बिहेवियर क्या है? इलास्टिक है। ठीक है, फोर्स की वो मैक्सिमम लिमिट जहां तक बॉडी का बिहेवियर इलास्टिक है, कि मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करूं, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर ले, तो अप्लाइड फोर्स की वो मैक्सिमम लिमिट जो है क्या कहलाती है? इलास्टिक लिमिट कहलाती है। बियॉन्ड दिस लिमिट, अगर इस लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दिया जाए बॉडी के ऊपर, ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दी जाए बॉडी के ऊपर, या तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म कर जाएगी या क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, लिख लो इलास्टिक लिमिट में 2-3 लाइनें लिखो। लिखो द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच body can regains the maximum stress within which body can regain its original shape and size after removal of deforming force. Its original shape and size after removal of deforming force is called elastic limit. The maximum stress within which body can regains its original shape and size after removal of deforming force is called elastic limit. ठीक है, if body exceed if body exceed this limit, then it will not get initial size and shape completely. It will not get initial shape and size completely, comma, it will get permanent set. It will get permanent set, SET set. And is said to be overstrained. And is said to be overstrained. ठीक है, now Hooke's law. Hooke's law. Within the elastic limit, क्या कहता है ये? It states that within the elastic limit comma stress is directly proportional to the strain produced in the body. हुक्स लॉ कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है यहाँ? E. This E is the constant of proportionality. Constant of proportionality and is called modulus of elasticity. ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इट इज द मटीरियल प्रॉपर्टी, ये मटीरियल की प्रॉपर्टी है, याद रहे। एंड
डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बॉडी के शेप पे, बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता। कौन किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। क्लियर हो गया? तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आएगा जरा देखें यहां से। E इज इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यूनिट क्या होगी इसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की? स्ट्रेन तो यूनिटलेस है, नो यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होगी? वही जो स्ट्रेस की यूनिट है, यानी क्या होगी यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, क्लियर? नाउ थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। हमने कितनी टाइप की स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्कस की थी? 3 टाइप की स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्कस की थी। उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। सबसे पहला हमारा क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। इससे डिनोट करते हैं इसको Y से। ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल को और क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्ट्रेस है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आई है बॉडी पे तो कौन सी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो क्या कहलाता है? यंग्स मॉड्यूलस कहलाता है। हमारा क्या नाम है यार? अच्छा, नासिर जमशेद। हाँ, वही तो मैं याद कर रहा हूँ, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। नासिर जमशेद बेटा, तुमने तो पहला चैप्टर करा नहीं होगा। फर्स्ट इसका पहला लेक्चर तो करा नहीं तुमने। मुझसे कॉल करके पूछते ना, मुझसे लेक्चर ले लेते। बहुत सारे बच्चे आए, मैंने लेक्चर भेजा उनको। नहीं यार, अभी ये भी इसने भी नहीं करा था, कई बच्चों ने नहीं करा था, उनको भेजा मैंने लेक्चर, पिछला वीडियो लेक्चर पहले ही भेज दिया। आप खैर पिछला लेक्चर लेके मिला जुला के समझना है, ठीक है? आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है? तो क्या होगा यंग्स मॉडुलस? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर मान लिया सपोज है, अगर सपोज ये कोई वायर है, इस पे हमने फोर्स लगाया F, ठीक है? A क्या है इसका? क्रॉस, R इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है? तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी जरा देखे तो सही। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ना, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा? कितने एरिया पे? इस एरिया पे है ना फोर्स, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। तो F अपॉन पाई आर स्क्वायर। F क्या होगा? है F हो जाएगा लोड। अगर यहाँ पे कोई मास लटकाया हुआ है, अगर यहाँ पे कोई मास लटकाया हुआ है ना, तो उसका वेट हो जाएगा mg। अगर कोई मास वेट सस्पेंड किया हुआ है तो उसका वेट होगा mg है, मास अगर सस्पेंडेड है फ्रॉम द वायर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ, इस ओरिजिनल लेंथ में क्या होगा? ये है आपका क्या? इंक्रीज इन लेंथ। इसकी वजह से लेंथ इंक्रीज कर गई, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या आएगी? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन
ओरिजिनल लेंथ, तो यंग्स मॉडुलस होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी mg अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, y इज इक्वल टू mg अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। सबसे ज़्यादा यंग्स मॉडुलस होता है स्टील का। किसका होता है? स्टील का। स्टील के लिए कितना होता है यंग्स मॉडुलस की वैल्यू? स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस होता है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर है आयरन। आयरन के लिए है, आयरन के लिए वैल्यू होती है ये 1.90। मटीरियल प्रॉपर्टी है ये, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कितने ही स्टील, सारे आयरन के मटेरियल के लिए अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के लिए यंग्स मॉडुलस यही है 1.90 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, कॉपर का है, हैं? नहीं याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन लिख लो फिर भी कंपैरिजन के लिए। याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाएगा अपने आप। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल में गिवन होता है। इसका कितना होता है 1.1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कंक्रीट का होता है 3 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कंक्रीट का क्या होता है यंग्स मॉडुलस? कंक्रीट 3 × 10⁻10। ठीक है, ह्यूमन बोन्स का है 9 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस होगा इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी मटेरियल में। ठीक है, लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा यंग्स मॉडुलस होगा तो। रबर का इलास्टिसिटी ज़्यादा है या स्टील का? रबड़ अलग कैटेगरी में आता है। रबड़ भी इलास्टिक मटेरियल है, लेकिन वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होती है, समझे? उसको अभी देखेंगे हम, रबड़ को भी पढ़ेंगे अलग से। इलास्टोमर्स कहते हैं उनको। हार्ड मटेरियल देख रहे हैं हम यहाँ, जिनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन में प्रोपोर्शनैलिटी है, हुक्स लॉ जहाँ फॉलो हो रहा है। देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटालिक वायर। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटालिक वायर। अगर आपके स्कूल खुले हुए होते तो आपका ये शायद फिज़िक्स की लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट आप करते हैं मेटालिक वायर के लिए। है था क्या मेटालिक वायर का एक्सपेरिमेंट है? सस्पेंड करके लोड को फिज़िक्स लैब में है यार, 11 में करा। हाँ, चलो खैर बाहर होगा है। तो क्या बच्चों कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख रहे हैं मेटालिक वायर के लिए। मेटालिक वायर है हमारे पास ये, इस मेटालिक वायर से एल लेंथ का वायर है, इस मेटालिक वायर से लोड को सस्पेंड करते हैं। लोड कैसे करते हैं? ये वायर है, ठीक है, यहाँ पे हुक लगा हुआ होता है। ठीक है, इस हुक से यहाँ पे वेट लटकाते जाते हैं। वेट सुनो ध्यान से, ये वेट है, इस पे वेट लगाते जाते हैं, वेट बढ़ाते चले जाते हैं। वेट का मतलब क्या अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर हम? वायर के ऊपर स्ट्रेस। क्या होगी स्ट्रेस? mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। बगल में यहाँ पे मीटर स्केल लगा होता है वायर का, यहाँ पे स्केल लगा होता है इस वायर पे। यह पूरा ऑपरेटस होता है। ठीक है, यहाँ पे स्केल लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आप कुछ वर्नियर कैलिपर्स या माइक्रो स्केल लगा होता है यहाँ।
इस माइक्रो स्केल से लोड सस्पेंड करेंगे तो वायर क्या होगा, एक्सटेंड करेगा। तो जब वायर एक्सटेंड करता है तो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। तो स्ट्रेस धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ाया, एक लोड लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा पार्ट लगाया, चौथा लगाया, ठीक है। स्ट्रेस बढ़ाते चले गए, स्ट्रेस बढ़ाते चले गए, स्ट्रेन यहाँ से करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन नोट करते चले गए, और स्ट्रेस स्ट्रेन नोट करने के बाद कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है। उस कर्व को हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि कैसा कर्व आता है हमारा मटेरियल्स के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटालिक वायर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटालिक वायर। हमने हुक्स लॉ देखा था ना, हुक्स लॉ क्या था बच्चों, वहीं पे देखो प्लॉट करो ग्राफ, स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के। अगर हुक्स लॉ के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचेंगे तो कैसा होगा, कैसी स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका स्लोप क्या देगा हमें, हैं क्या देगा स्लोप, ये देगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट m। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या था यहाँ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन, STRAIN, ठीक है, ये है ना, ठीक है। तो ये क्या देगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो ये क्या देगा स्लोप, यंग्स मॉड्यूलस देगा। अगर ये नॉर्मल स्ट्रेस है और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो ये क्या देगा, बल्क मॉड्यूलस देगा, ठीक है। अगर ये शियर स्ट्रेस है और ये शियर स्ट्रेन है तो क्या देगा स्लोप, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस देगा, ठीक है। तो स्लोप जो होगा इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे देगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम मेटालिक वायर के लिए खींच रहे हैं, तो जब मेटालिक वायर के लिए खींच रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन अगर हम कर्व खींचें तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें कैसा मिलता है, जरा देखें, कुछ ऐसा मिलता है बच्चों, ऐसा। यहां तक देखें जरा, यहां तक कर्व कैसा है, ये हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो O से लेके A तक जो है मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। O से लेके A तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के, ठीक है। कुछ A पॉइंट, ये यहाँ पे B पॉइंट, यहाँ पे कर्व थोड़ा स्लाइटली कर्व हो गया, ये आपका C पॉइंट और ये D, ये लेस देन 1%, इसे कह रहे हैं हम परमानेंट सेट। OA क्या है यहाँ,
OA में स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। तो पॉइंट ए को क्या कह रहे हैं हम? प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, तो O से लेके A तक हुक्स लॉ ऑबे हो रहा है। OA का स्लोप हमें क्या दे देगा? यंग्स मॉड्यूलस। OA का स्लोप हमें क्या दे देगा? यंग्स मॉड्यूलस। AB रीजन अगर देखें हम, तो AB रीजन में पॉइंट B जो है, पॉइंट B इज इलास्टिक लिमिट। पॉइंट B क्या है? इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट का मतलब कि पॉइंट B तक अगर हम लोड को रिमूव करेंगे, पॉइंट B तक स्ट्रेस को अगर हम रिमूव करेंगे, तो ये कर्व क्या हो जाएगा? रिट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस पॉइंट B से कंप्लीटली जीरो कर देंगे, कर्व रिट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेन वापस क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट के थोड़ा सा बाद होती है इलास्टिक लिमिट। अगर हार्ड मटेरियल्स हैं, कौन से मटेरियल हैं? हार्ड मटेरियल। तो हार्ड मटेरियल के लिए पॉइंट A और पॉइंट B इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है पॉइंट A एंड पॉइंट B को हार्ड मटेरियल के लिए। सॉफ्ट मटेरियल में ये प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट में थोड़ा सा जो है दूरी होती है। ठीक है, थोड़ा आगे होती है इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट के। तो पॉइंट B तक अगर लोड को रिमूव करेंगे तो कर्व क्या हो जाएगा? रिट्रेस हो जाएगा। A से लेके B तक वायर को स्ट्रेस करने में जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है, वो वर्क डन वापस रिकवर हो जाएगा। ठीक है, जो भी वर्क डन होगा वो रिकवर हो जाएगा। वर्क डन रिकवर कब होता है? जब फोर्सेस कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव। फोर्सेस कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में वर्क डन लॉस नहीं होता। तो O से लेके B तक इलास्टिक लिमिट तक वायर को स्ट्रेच करने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, जो एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है, वो वर्क डन वापस रिकवर हो जाएगा। जैसे लोड रिमूव करोगे, वो वर्क डन स्टोर हो जा रहा है किसमें? वायर के अंदर। किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? वो एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक, सुन लो ध्यान से, इलास्टिक लिमिट तक वायर को एक्सटेंड करने में वायर के ऊपर जो वर्क डन किया जाता है, वो वर्क डन वायर में स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे, स्ट्रेस को रिमूव करेंगे, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी? वायर को उसकी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कराएगी। जैसे स्प्रिंग को एक्सटेंड करने में, अब आप स्प्रिंग के ऊपर एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करती है, वो वर्क स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? स्प्रिंग को वापस ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कराती है। ठीक है, तो O से लेके B तक जो वायर में फोर्स डेवलप हो रहे हैं, वो कौन से फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर वापस रिकवर हो जाता है 100%, कर्व वापस रिट्रेस हो जाता है। तो B इज द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, बियॉन्ड B के बियॉन्ड अब जो वायर का बिहेवियर वो कैसा शुरू हो जाएगा? प्लास्टिक। अगर आप B के बियॉन्ड फोर्स लगाना शुरू करेंगे तो क्या हो रहा है? जरा देखो कि कंपैरेटिवली स्मॉलर स्ट्रेस अप्लाई करने पर कैसी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है? लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। स्मॉल स्ट्रेस देखो, यहां से इतनी जरा सी स्ट्रेस बढ़ाई हमने, यहां से जरा सी स्ट्रेस बढ़ाई तो स्ट्रेन क्या हो गई? एकदम लार्ज बढ़ गई, वेरी लार्ज स्ट्रेन बढ़ गई। ये स्ट्रेन कर्व है। स्ट्रेन यहां ये लार्ज इंक्रीज हो रहा है, लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन बाय अप्लाइंग स्मॉल स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। वायर का बिहेवियर कैसा हो जाता है? प्लास्टिक बिहेवियर हो जाता है। तो पॉइंट C में मेंशन किया गया है उसके बियॉन्ड। अगर पॉइंट C तक पे हमने स्ट्रेस लगाई, ठीक है, देखो कर्व और नियरली फ्लैट हो गया, स्ट्रेन रैपिडली बढ़ी, मच मोर स्ट्रेन बढ़ गई कंपेयर टू स्ट्रेस। स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ी लेकिन स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गई। C से जैसी लोड को रिमूव करोगे तो कर्व वापस रिट्रेस नहीं होता, इस डॉटेड लाइन को फॉलो करता हुआ जाता है। ठीक है, स्ट्रेस जीरो होने के बाद भी परमानेंट स्ट्रेन बची रह गई बॉडी में, OE लेस देन 1%, इसे कहते हैं परमानेंट सेट। यानी B के बाद बिहेवियर कैसा हो जाएगा बॉडी का? प्लास्टिक। बियॉन्ड B के बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड B अगर हम देखेंगे तो बिहेवियर कैसा होगा? प्लास्टिक बिहेवियर। बियॉन्ड B कैसा बिहेवियर आ गया? प्लास्टिक बिहेवियर आ गया। और प्लास्टिक बिहेवियर आ जाएगा, और अगर लोड बढ़ाते चले जाएं तो क्या आएगा? एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे
वायर क्या कर जाएगा, ब्रेक। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। ए बी बियॉन्ड बी, ठीक है। ठीक है, लेस देन 1% मतलब कि कब 1% से कम स्ट्रेस है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। इलास्टिक लिमिट के जस्ट ज़रा सा जो है स्ट्रेस बढ़ाई और उसे रिमूव करा तो कुछ परमानेंट स्ट्रेन बॉडी में रह गई, लेस देन 1% की। ठीक है, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो ऐसे मटेरियल जिनका ये देखो लार्ज रीजन होगा, देखो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये क्या है, इलास्टिक लिमिट। ये क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। जिस मटेरियल का फ्रैक्चर पॉइंट दूर होता है इलास्टिक लिमिट से, वो मटेरियल डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। कौन से मटेरियल होते हैं, डक्टाइल। ऐसे मटेरियल को पीट पीट के पतला किया जा सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है। ठीक है, चादर की फॉर्म में बनाया जा सकता है। हाँ, मेलेबल भी कह सकते हैं। वायर की फॉर्म में खींचा जा सकता है, एक्सटेंशन किया जा सकता है। ठीक है, और वो मटेरियल जिनका बीडी रीजन स्मॉल होता है, फ्रैक्चर पॉइंट इलास्टिक लिमिट के एकदम करीब में होता है, वो मटेरियल क्या कहलाता है, ब्रिटल। वो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, एकदम ब्रेक कर जाएंगे वो। तो जिनका बीडी जो है रीजन स्मॉल होगा, स्मॉल रीजन ऑफ बीडी होगा। जिनका फ्रैक्चर पॉइंट दूर है वो डक्टाइल हैं, जिनका फ्रैक्चर पॉइंट इलास्टिक लिमिट के करीब है वो ब्रिटल हैं। ठीक है, लिखिए इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इलास्टिक हिस्टेरेसिस, HYSTERESIS, HYSTERESIS, elastic hysteresis. Some materials like rubber, can be stretched to 6 to 7 times 6 to 7 times its original length. Six to 7 times its original length. These materials are called elastomers. These materials are called elastomers. Full stop. Look, when loaded, comma, when unloaded, loaded नहीं, when unloaded, when loaded की जगह unloaded लिखो, when unloaded, comma, the material restored to its original length but at any stage of loading and unloading comma, strain is not proportional to stress. Strain is not proportional to stress. The fact that stress strain curve is not retraced on unloading is known as
इलास्टिक हिस्टैरिसिस क्या? The fact that stress strain curve is not retraced on loading is known as elastic hysteresis. Stress strain curve is not retraced on unloading. देखो अनलोड करते हैं ना वायर को, अगर मैं पॉइंट ए पे बी तक अनलोडिंग कर दूं तो क्या होगा? कर्व रिट्रेस होगा, कर्व वापस रिट्रेस होता है, स्ट्रेन क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इलास्टोमर्स वो मटेरियल हैं जिनको उनकी ओरिजिनल लेंथ का 6 to 7 टाइम्स स्ट्रेच किया जा सकता है। इसका मतलब हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल नहीं होगी? स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होती। ठीक है, अगर कर्व हमारा जो है, ये कर्व है, मान लो ये कर्व हुआ, मान लो ये लोडिंग कर्व है, हमने लोड किया इसको, ऐसा कर्व है ये। ठीक है, जब हम अनलोड करेंगे इसको मटेरियल को तो वापस रिट्रेस नहीं होता, स्ट्रेन जीरो हो जाती है, बट डिफरेंट पाथ के अलोंग घटते हुए जीरो होती है, किसी डिफरेंट पाथ के अलोंग। ये अनलोडिंग कर्व है, इसे हिस्टैरिसिस कहते हैं। ठीक है, रबर के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये रबर की लोडिंग है और ये अनलोडिंग है, डिफरेंट पाथ के अलोंग आता है कर्व, रिटर्न बैक होके। Rubber possesses large amount of elasticity, but it does not obey Hooke's law. हार्ड मटेरियल, स्टील, आयरन, कंक्रीट, ये हुक्स लॉ को ऑबे करते हैं। ठीक है, ये ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी ओ, ये लूप है। इस लूप का एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है हीट लॉस, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग अनलोडिंग अनलोडिंग। एरिया ऑफ लूप O A B C O represent energy lost किस फॉर्म में? in the form of heat during loading and unloading। ठीक है, ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग साइकिल, और ये लोडिंग अनलोडिंग साइकिल ही हिस्टैरिसिस लूप है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एरिया है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है ये एरिया? एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं हम? इसका मटेरियल का, रबर का शॉक एब्जॉर्ब करने में, यही रीज़न है, शॉक एब्जॉर्ब करने में हम इसका यूज़ करते हैं। जो हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स होती हैं, उनके बेस में अगर हमें शॉक एब्जॉर्ब करा रहे हैं तो बेस में रबर लगा के रखते हैं ना, जगह जगह पार्ट्स, मशीनरी के पार्ट्स के बीच में भी रबर लगाते हैं, क्योंकि शॉक में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी ये इस रबर को लोडिंग अनलोडिंग प्रोसेस में वो एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती है ये रबर। मशीनरी के पार्ट ब्रेक नहीं करते हैं, गाड़ियों में भी यूज़ होते हैं,
गाड़ी में आगे सस्पेंशन में बुश यूज़ होते हैं नहीं, रबड़ के बहुत सारे बीच बीच में यूज़ करते हैं सस्पेंशन में आगे गाड़ी के, ताकि शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं ये। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी यहाँ हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। लिखिए दूसरा, क्या कर रहे थे हम, यंग्स मॉड्यूलस। दूसरा लिखिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। bulk modulus of elasticity body is subjected to कैसा फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल अराउंड। ये फोर्स आया तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स ये बॉडी कंप्रेस कर गई। इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, v से डिक्रीज होके कितना हो गया, v माइनस डेल्टा v। तो नॉर्मल स्ट्रेस होगी, क्या होगी नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा यहाँ, अगर r रेडियस दी हुई है तो 4πr स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। क्या है चेंज इन वॉल्यूम, v फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, v माइनस डेल्टा v माइनस v। तो क्या हो जाएगी, माइनस डेल्टा v अपॉन v। ठीक है, तो बल्क मॉड्यूलस आ जाएगा आपका, बल्क मॉड्यूलस इज b इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन F अपॉन A अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा V अपॉन V। ये आपका बल्क मॉड्यूलस आ गया। ठीक है, यहां पे क्या कहते हैं इसको, डेल्टा P, चेंज इन प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर जो आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर के इक्वल है ये। यूनिट क्या होगी, वही क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज के, क्या होता है ये, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस अगर बल्क मॉड्यूलस हाई है तो इस बात का क्या मतलब, कॉम्प्रेसिबिलिटी स्मॉल है। बल्क मॉड्यूलस हाई है तो कॉम्प्रेसिबिलिटी स्मॉल है। कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, हाई बल्क मॉड्यूलस का मतलब कम कंप्रेशन होगा बॉडी में। हाई वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस, कम है बल्क मॉड्यूलस तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ रहे हैं, अगर दो मटेरियल हैं, दो बॉडी हैं, दो बॉडी के बल्क मॉड्यूलस अगर किसका बल्क मॉड्यूलस, अगर एक का ज्यादा है बल्क मॉड्यूलस, एक का कम है, तो इस बात का क्या मतलब है, ज्यादा बल्क मॉड्यूलस वाली बॉडी क्या करेगी, ज्यादा बल्क मॉड्यूलस मींस है, ज्यादा बल्क मॉड्यूलस का मतलब ये हुआ कि सेम स्ट्रेन के लिए ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगी बॉडी पे, ज्यादा स्ट्रेस बियर कर सकती है बॉडी फॉर सेम स्ट्रेन। अगर मैं डिनोमिनेटर को फिक्स कर दूं तो ज्यादा स्ट्रेस कैरी कर सकती है बॉडी फॉर द सेम स्ट्रेन।
तो यानी ज्यादा बल्क मॉडुलस वाली बॉडी जो होगी कंप्रेस होगी कैसे, हैं, ज्यादा स्ट्रेस पे। यही तो मतलब है इस बात का। तो हाई बल्क मॉडुलस का मतलब यह है कंप्रेसिबिलिटी बॉडी की कम होगी, कम कंप्रेशन होगा बॉडी में, हाई वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, क्या होगी इसकी यूनिट, पर पास्कल। कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट शियर मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस को क्या कहते हैं, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अगर यंग्स मॉडुलस इंफिनिटी है तो इस बात का क्या मतलब, यंग्स मॉडुलस अगर इंफिनिटी है तो क्या मतलब, स्ट्रेन जीरो। कब, कितनी ही स्ट्रेस क्यों ना लगा दे बॉडी के ऊपर, तो थर्मोडायनामिक्स पहले चाहते हैं ना, हाँ, कितनी ही स्ट्रेस क्यों ना लगा दे बॉडी के ऊपर, स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी क्या होगी, जीरो होगी। किसके लिए होगा ऐसा, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए। किसके लिए होगा, और कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी कह दिया जाए तो इसका मतलब उसके लिए यंग्स मॉडुलस कितना है, इंफिनिटी। बल्क मॉडुलस कितना है, इंफिनिटी। अगर किसी बॉडी का बल्क मॉडुलस इंफिनिटी है तो उस पर कितना ही नॉर्मल स्ट्रेस लगाओ, कोई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसमें नहीं आएगी। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी क्या है, इंफिनिटी। कितना ही फोर्स क्यों ना लगाओ, कोई शियर प्रोड्यूस नहीं होगी बॉडी में, कोई शेप में चेंज नहीं आएगा। तो ऑल मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी क्या होंगे परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट होंगे। तो शियर मॉड्यूलस में बच्चों, शियर मॉड्यूलस में क्या चेंज होता है, ओनली शेप चेंज होता है, लेंथ वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये है फिक्स्ड बेस। ये फोर्स लगाया टेंजेंशियल है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऐसे टिल्ट कर गया है आगे को, बेस फिक्स है थीटा, ये एल, ये डेल्टा एल। तो शियर स्ट्रेस होगी टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा वाला फेस का एरिया, किस पे लगाया गया है, टॉप फेस पे लगाया फोर्स, तो टॉप फेस का एरिया। ठीक है, ये हो गई शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेन आएगी, क्या आएगी बच्चों, थीटा, यानी क्या, डेल्टा एल बाई एल। तो शियर मॉड्यूलस क्या होगा, शियर मॉड्यूलस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। इसको डिनोट करते हैं ईटा से, ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए अपॉन थीटा, या डेल्टा एल अपॉन एल। वही यूनिट है इसकी भी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। और सॉलिड, ऑल द मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। सॉलिड का वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, लेंथ भी चेंज हो सकती है, शेप भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो लिखो सॉलिड possesses ऑल द थ्री मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब उसमें लिक्विड में लिख ले इसमें लिख ले, सॉलिड possesses ऑल द थ्री
moduli of elasticity. और लिक्विड सर Liquid and gases possesses only bulk modulus. Liquid and gases possesses only bulk modulus. हैं? Solid possesses all the three moduli of elasticity. Liquid and gases possess only bulk modulus. ऐसा ही होगा ना? सर आपने शेयर भी बोला था, हैं? शेयर मॉडुलस भी बोला था। हाँ? नहीं, शेयर नहीं होगा, खाली बल्क होगा। शेयर नहीं होगा, शेयर होगा, शेयर प्रोड्यूस होगी सॉलिड में, लिक्विड में नहीं होगी। ठीक है। सर लिक्विड एंड लिक्विड एंड गैसेस possess only bulk modulus. लिखो फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, इसी में लिखो फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी strain produced will be 0. Strain produced will be 0 and all moduli of elasticity will be infinity. इन्फिनिटी, ऐसा ही होगा ना? परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी क्या होंगे? इन्फिनिटी होंगे।